आदरणीय गुरुजन, प्रिय विद्यार्थियों, सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं आज इनकम टैक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इनके आयकर प्राधिकारी ई रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और पैन कार्ड क्या होता है, इसको लेकर आप लोगों के सम्मुख पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगा। इसके पहले भी मेरे पास कई फ़ोन आए थे जिसमें मुझे इन चीज़ों को बताने के लिए कहा गया है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों को इस विषय से बताने के बारे में है, किसी प्रकार से कोई कॉपीराइट आदि का उल्लंघन करना नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं हम आयकर प्राधिकारियों की, अर्थात ऐसे ऑफिसर्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं और इनकम टैक्स रूल्स के आधार पर ये कार्य करते हैं। ये पूरे धाराओं के आधार पर है, अतः विद्यार्थीगण इसको कई बार पढ़ें तो उन्हें धाराओं के तहत ये पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। इनकम टैक्स की जो धारा है 116, इसके तहत आयकर अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए तथा इसके प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए इतने प्रकार के अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, ये प्रमुख बोर्ड है इनकम टैक्स का। इसके बाद आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर प्रधान मुख्य कमिश्नर होते हैं। आयकर प्रमुख निदेशक या मुख्य आयकर कमिश्नर होते हैं। इसके नीचे आयकर प्रधान निदेशक या आयकर प्रधान कमिश्नर होते हैं। आयकर निदेशक या आयकर कमिश्नर या आयकर कमिश्नर, जिन्हें हम अपील के नाम से जानते हैं, ये होते हैं। इसके नीचे अतिरिक्त आयकर निदेशक या अतिरिक्त आयकर कमिश्नर होते हैं। उनके नीचे आते हैं संयुक्त आयकर निदेशक या संयुक्त आयकर कमिश्नर। इसके बाद उप निदेशक आयकर या उप कमिश्नर आयकर, सहायक निदेशक आयकर या सहायक कमिश्नर आयकर और आयकर अधिकारी। ये सारे आते हैं आयकर प्राधिकारियों के अंतर्गत। इन सब के पुस्तकों में अलग अलग अधिकार कर्तव्य सब दिए गए हैं। मैंने मुख्य रूप से यहाँ पर प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड और आयकर अधिकारी के कार्यों को शामिल किया है। एक और जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता है इसमें वो होता है कर वसूली अधिकारी, और उसके नीचे होते हैं आयकर निरीक्षक, जो जगह जगह पर तैनात किए जाते हैं। प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के अधिकार, तो इसका गठन कैसे हुआ? तो इस बोर्ड का गठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत हुआ है। यह आयकर विभाग का सर्वोच्च प्राधिकारी होता है तथा यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके जितने भी सदस्य होते हैं सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। इसे दिए गए हैं। सबसे पहले नियम बनाने का अधिकार है। यह संपूर्ण भारत के लिए नियम बनाता है जिसका अनुमोदन संसद से होता है। इसका उल्लेख धारा 295 में किया गया है। आदेश व निर्देश देने का भी अधिकार इनके पास है। यह आयकर के अन्य अधिकारियों को आयकर अधिनियम को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए आदेश निर्देश दे सकते हैं। इसका उल्लेख धारा 119(1) के तहत किया गया है। किसी प्रकार की कठिनाई है तो कमिश्नर अपील को छोड़कर, कमिश्नर अपील का मतलब है वो कमिश्नर जिसके पास किसी चीज़ की अपील की जाती है, इनको छोड़कर अन्य अधिकारियों को कठिनाई दूर करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ये धारा 119(2) के तहत है। नियुक्ति का अधिकार है इनके पास। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने पर उप कमिश्नर से नीचे के जितने भी अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति ये प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड कर सकता है। ये अधिकार इन्हें धारा 117(2) के तहत मिले हैं। स्टाफ की नियुक्ति के लिए भी किसी भी प्राधिकारी को अधिकृत कर सकता है। उप कमिश्नर के नीचे के अधिकारियों के अंतर्गत जो भी स्टाफ होंगे उनकी नियुक्ति के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। इसका अधिकार इन्हें धारा 117(3) में मिला हुआ है। किसी भी संस्थान, संघ अथवा संगठन को किसी कर निर्णय वर्ष के लिए कंपनी
नियुक्त कर सकते हैं। ये अधिकार इन्हें मिला है धारा 217(4) के तहत। हिसाब की पुस्तकों से संबंधित प्रपत्रों को रोकने पर प्रार्थना पत्र ले सकता है। यदि किसी कारण से इन्हें रोका गया है तो उसके संबंध में प्रार्थना पत्र ले सकता है। ये अधिकार इन्हें मिले हुए हैं धारा 132(10) के तहत। निदेशक स्तर के अधिकारियों को कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है। यह अधिकार धारा 120(4)(a) के तहत है। कर निर्धारण अधिकारी के कार्य संयुक्त कमिश्नर द्वारा कराए जाने का अधिकार भी इन्हें मिला हुआ है, जो धारा 120(4)(b) के तहत है। 2 या 2 से अधिक कर निर्धारण अधिकारियों को साथ साथ कार्य करने का अधिकार भी इन्हें मिला है धारा 120(5) के तहत। किसी मामले को एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। यह अधिकार मिला है इन्हें धारा 127 में। खोज और जब्ती करने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त है, जो प्राप्त है इन्हें धारा 132 में। इसके अलावा किसी अन्य कानून के तहत कोई भी कार्य कर रहे हैं उन अधिकारियों को किसी सूचना को प्रदान करने का भी अधिकार इनके पास है। यह है धारा 138(1)(a) के तहत। इसके अलावा उच्च अधिकारियों को निम्नतर अधिकारियों के कार्यों एवं शक्तियों के प्रयोग का निर्देश दे सकता है। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड चाहे तो उच्च अधिकारियों को, जो उनसे निम्न अधिकारी हैं, उनके कार्य और शक्ति का प्रयोग करने का भी निर्देश दे सकता है। इसका स्पष्टीकरण है, ये धारा 120(1) का स्पष्टीकरण है। अब हम आते हैं कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार के बारे में। मैंने आपको पहले बताया कि बाकी इनके कमिश्नर वगैरह के भी अधिकार पुस्तकों में आपको मिलेंगे, आप उन्हें भी पढ़िए, उनका भी अध्ययन कीजिए कि वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रखकर शामिल किया है। कर निर्धारण अधिकारी होता है आयकर विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र के करदाताओं का कर निर्धारण करता है। धारा 2(7)(a) के अनुसार यह कार्य निम्न अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। कौन कौन ऐसे अधिकारी होते हैं जो कर निर्धारण का कार्य कर सकते हैं? अतिरिक्त कमिश्नर, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त कमिश्नर, संयुक्त निदेशक, सहायक कमिश्नर, उपनिदेशक, उपकमिश्नर, सहायक निदेशक और अधिकारी। ये वो अधिकारी हैं जो कर निर्धारण के कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार एवं कार्य के बारे में। तो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी करदाता हैं उनके करों का निर्धारण करता है। यदि किसी करदाता से कोई आय, हानि आदि छूट गई है तो उसका पुनः कर निर्धारण कर सकता है। करदाताओं से लेखा पुस्तिकें और सूचनाएं मांग सकता है। किसी से गवाही या बयान ले सकता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सुनवाई का अधिकार है, जैसे कि एक न्यायालय के होते हैं। जैसे एक न्यायालय किसी मामले की सुनवाई करती है, वैसे ही सुनवाई कर निर्धारण अधिकारी भी कर सकता है। यह करदाता से कर, ब्याज एवं अर्थदंड वसूल सकता है तथा इसके मांग हेतु नोटिस दे सकता है। यदि टीडीएस के रूप में अधिक कर काट लिया गया है तो उसकी वापसी का भी आदेश ये दे सकता है। कर वापसी का समायोजन, ब्याज, अर्थदंड से करने का भी अधिकार इनके पास है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर आवंटित करने का अधिकार भी कर निर्धारण अधिकारी के अंतर्गत आता है। अगर आयकर का विवरण हम प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए नोटिस देने का भी अधिकार इनके पास है। हिसाब किताब से संबंधित जितने भी रजिस्टर होते हैं उनका ये निरीक्षण कर सकता है। तलाशी लेने एवं हिसाब की पुस्तकों को जब्त करने का अधिकार भी इनको प्राप्त है। कमिश्नर द्वारा किसी मामले में अपील के दौरान यदि कोई निर्णय दिया गया है तो उसके विरुद्ध भी अपील कर सकता है। यदि कर निर्धारण अधिकारी को किसी भूल का पता लगता है तो उसे भी ये सुधार सकता है। तो ये कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार एवं कार्य हैं। इसका डिटेल आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में दिया है ताकि आप इसे पढ़ के, इसे सुनकर, पढ़कर जब आप पुस्तकों को पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से इनके अधिकार एवं कार्य समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर अपील की बात भी कई बार आती है। इनके क्या क्या अधिकार हैं?
इन्हें भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत किसी मामले को सुनने का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार इन्हें धारा 131 के तहत दिया गया है। अपील के मामले से संबंधित सूचनाएं आदि मांग सकता है, धारा 133। कंपनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार भी इनके पास है, धारा 134। अपील के निपटारे के संबंध में निम्न अधिकार इनके पास है, जो इन्हें धारा 251 में मिले हुए हैं। कर निर्धारण की पुष्टि कर सकता है, कर दायित्व को कम कर सकता है या कर दायित्व को बढ़ा सकता है। अगर अपील में कोई मामला आता है तो उसकी पुष्टि भी कर सकता है, यदि उसे कम लगता है कर निर्धारण तो उसे बढ़ा सकता है, अधिक लगता है तो घटा सकता है। इसी प्रकार से अर्थदंड की पुष्टि कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है या उसे कम या अधिक कर सकती है। ऐसा कोई भी आदेश दे सकता है जो उचित समझता है। ये अधिकार हैं एक्चुअल में कमिश्नर अपील की। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है आयकर रिटर्न भरना, जिसे हम ई फाइलिंग या ई रिटर्न भरना कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका डिटेल वीडियो बाद में प्रस्तुत करूंगा। अभी तो मैंने बहुत संक्षेप में से यहाँ पे लिया है। देखते जाइए क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। मुझे उम्मीद है कि इसे आप लोग देखेंगे तो रिटर्न भरना सीख सकते हैं। सबसे पहले हम आयकर विभाग की अधिकृत जो वेबसाइट है HTTPS, एस का मतलब क्योंकि आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं इसलिए जानते हैं कि एक सुरक्षित वेबसाइट है www.incometaxindia.efiling.gov.in। ये एक वेबसाइट है इनकम टैक्स की। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ले जाता है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल रही है। ये इस प्रकार से ये वेबसाइट खुलती है। ये देखिए, ये है इनकम टैक्स की अधिकृत वेबसाइट। अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, सब चीज़ें हैं। यहाँ पर से हम ई फाइलिंग के लिए रजिस्टर्ड करते हैं। अगर हम पहले से रजिस्टर्ड तो लॉगिन करते हैं। यदि हम पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर पासवर्ड रीसेट करते हैं। तब हम आगे आते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि रजिस्टर योरसेल्फ हम जाकर क्लिक करते हैं, जहाँ से हम अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम रजिस्टर्ड नहीं हैं। यदि हम पहले से रजिस्टर्ड तो वेब पेज के रजिस्टर्ड यूज़र में जाकर लॉगिन कर लेते हैं। ये है रजिस्टर्ड यूज़र का, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट पर बताया था। लॉगिन में क्लिक करने के बाद हमारे सामने निम्न स्क्रीन आती है। ये स्क्रीन हमारे सामने आती है जिसमें हम यूज़र ID, पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा डालते हैं और फिर लॉगिन कर लेते हैं, जिसमें यूज़र नेम पेन नंबर होगा आपका और पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा वो पासवर्ड होता है। इसके बाद एक स्क्रीन और हमारे सामने आती है। ये है वो स्क्रीन। जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो हमें इस स्क्रीन के अंदर इतनी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। डैशबोर्ड, माई अकाउंट, ई फाइल, ई प्रोसीजर, ई निवारण, कंप्लाइंस, वर्क फाइल, प्रोफाइल सेटिंग, विवाद सेव, विश्वास। ये हर एक टैब पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप लॉगिन करके वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ से हम जाते हैं ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में। देखिए, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करते हैं, जिससे एक स्क्रीन हमारे सामने आएगी। उसमें हमें असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, ITR फॉर्म का नंबर भरना है, चूज़ करना है। जिस प्रकार से हम टैक्स भरते हैं, यदि हम सैलरी एम्प्लॉय हैं तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग टाइप हमें सेलेक्ट करना होता है, ओरिजिनल है या रिवाइज्ड है, और सबमिशन मोड हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हम सबमिशन मोड, यदि हम ई रिटर्न भरना है तो हम सबमिशन मोड सेलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। ये इस प्रकार से भरते हैं। भर के स्क्रीन सामने आती है। कंटिन्यू में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे पूरा भरते हैं तो नीचे कंटिन्यू का बटन मिलता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन हमारे सामने इस प्रकार से आती है। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन होते हैं, टैब अलग अलग हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, जितने प्रकार के हमारे इनकम हैं और जो टैक्सेस हैं हम सब यहाँ भरते हैं। टैक्स का डिटेल 26A से हमें टैक्स डिटेल के तहत यहाँ पर दिखता है। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, हम यहाँ से टैक्स पेड और उसका वेरिफिकेशन करते हैं। और डोनेशन यदि कुछ है तो वो हम यहाँ पर डालते हैं। ये सारी चीज़ें हम भरने के बाद जो आवश्यकता अनुसार हैं, हम
फिर नेक्स्ट क्लिक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट उसमें क्लिक करते हैं तो ई वेरिफिकेशन के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आधार कार्ड या बैंक के माध्यम से वेरीफाई करना। आधार कार्ड से जब हम वेरीफाई करने जाते हैं तो हमारे पास एक OTP आएगा, OTP डाल के हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहीं पर हम डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा आता है 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई कर सकते हैं हम कभी भी। और तीसरा आता है यदि हमारे पास ये दोनों ऑप्शन नहीं यूज़ करना चाहते तो हम प्रिंट आउट लेकर उसकी हार्ड कॉपी सिग्नेचर के साथ आयकर विभाग के अधिकृत कार्यालय जो कि बेंगलुरु में स्थित है में भेजा जा सकता है। ये स्क्रीन आती है वेरिफिकेशन की, जहाँ पे टैक्स पेयर का नाम, उनके पिताजी का नाम और सब चीज़ें भरने के बाद किस डेट पर टैक्स फाइलिंग हो रही है वो सब भरने के बाद ये 3 ऑप्शन की बात मैं आपसे कर रहा था। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन। जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। हमारे पास मैसेज आ जाता है, अधिकृत मेल आईडी पर मेल आ जाते हैं और आप ITR सबमिट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर या पिन की। तो आयकर अधिनियम की धारा 139A के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में एक व्यक्ति को पेन प्राप्त करना आवश्यक होता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो 139A के तहत दी गई हैं। यदि कमाई गई आय निर्धारित नियमानुसार करमुक्त सीमा से अधिक है, यदि वह व्यक्ति किसी और की ओर से कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है, यदि वह विक्रय अथवा सकल प्राप्तियां 5 लाख रुपए से अधिक होने की संभावना बताता है या अधिक होती हैं, कोई भी पुण्यार्थ संस्था चलाता हो, आयातक या निर्यातक हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1994 या GST के तहत रजिस्टर्ड हो, यदि उसकी किसी आय से TDS की कटौती होती है और उसका रिफंड चाहता हो। ये वो परिस्थितियां हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए करदाता को 49A में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। एक बार पेन नंबर प्राप्त होने के बाद सभी प्रकार के वित्तीय व्यवहार में पेन का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के निर्धारित समय के अंदर स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं कराता है या निर्धारित स्थानों में जहां पर पेन लिखना अनिवार्य है वह नहीं लिखता है तो उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसको आप डिटेल में पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स और सुझाव। धन्यवाद।